कटहल अशोक मिश्रा जी की लिखी हुई एक इतनी शानदार स्क्रिप्ट है कि उसमें कोई भी कैरेक्टर फालतू है ही नहीं। एक अच्छी फिल्म की, एक अच्छे नाटक की ये खासियत होती है कि वो बहुत किफ़ायत से लिखते हैं और हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है, फालतू में कोई भी चीज़ नहीं डालते। तो उसके छोटे बड़े जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे कहानी को आगे ले जाने में बहुत भारी मदद करते हैं। माने कैरेक्टर्स को उन्होंने डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने मोबिलाइज नहीं किया है। कहीं एक भी कैरेक्टर मोबिलाइज नहीं किया है। हाँ। ये कैरेक्टर कैरी करते हैं पूरी कहानी को। तो सीन दर सीन जो चीज मिलती है, एक एक कैरेक्टर, उसकी बॉडी लैंग्वेज। यशोवर्धन जो इनके अशोक जी के पुत्र हैं, वो डायरेक्शन के दौरान भी बहुत ही सहज सरल थे। युवा है, दिलीप जोशी जी जेठालाल जी के दामाद है, बहुत मजे मजे में कर रहे थे। मतलब लग ही नहीं रहा था कि कोई इतनी बड़ी फिल्मों में हम काम करने जा रहे हैं। बहुत ही मस्त माहौल था। अशोक जी ने तो नुक्कड़ भी लिखा था कुछ उसके एपिसोड 3 का। हाँ, वेलकम टू सज्जनपुर भी उन्होंने लिखा है, और वो डब्बा समथिंग कुछ जो बोमन ईरानी का, शायद वो भी उन्होंने लिखी हुई है जी। अशोक जी जबलपुर आए थे, आपको याद हो? हाँ, पहले, बहुत पहले आए थे। मूलतः वो सतना से वाबस्ता हैं। उनके जो भाई साहब हैं उनसे मेरी काफी बातचीत होती है, जो अभी अनूपपुर में शिफ्ट हो गए हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। वो जो मध्य प्रदेश का खांटी तेवर है वो अशोक जी की कलम में साफ देखने मिलता है। अभी एमपी टूरिज्म ने एक जगह लिखा हुआ है कि गुरनीत मोंगा ने मेंशन किया है, जो फिल्म की प्रोड्यूसर थी, कि मध्य प्रदेश की जो सादगी है वो भा गई है। अभी आप पंचायत में भी देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है मध्य प्रदेश। पंचायत में आ रहा है जी। सात कैरेक्टर जबलपुर से जुड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं जी। कौन कौन? रघुवीर भाई, रघुवीर यादव मेन लीड है। इसके अलावा अंशुल ठाकुर जो लड़की का किडनैप करता है, वो लड़का यहाँ का है। उसके साथ ही एक था बीडी भगवान दास, हमारे विवेक रंग मंडल के बहुत सीनियर एक्टर हैं, अभी मुंबई में अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय तापसी नागराज जी एक रोल में गांव की महिला हैं, जिससे पूछने के लिए, इंट्रोगेशन के लिए राजपाल यादव जी जाते हैं। प्रवीण नामदेव गोटे गांव का एक लड़का है, रंगमंडल में काफ़ी सक्रिय हैं, वो इसमें दिख रहे हैं। नेहा सराफ जो विवेक रंग मंडल की थी, फिर एनएसडी में चली गई थी, जिनको आप काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में देख रहे हैं, वो यहाँ पे जो कैरेक्टर है महिमा बसोर, उसके साथ में असिस्टेंट हवलदार बनी है। बहुत दमदार रोल है उनका। आपका रोल क्या है? मेरा रोल है साइबर सेल का अधिकारी हूँ, और जैसा कि लाल फीता शाही में होता है, वो काम करना नहीं चाहता है, प्रोकास्टिनेशन, ये चीज़ों को डिले करने वाली मुद्रा में। तो जो फिल्म का हीरो है अनंत जोशी, जो 12th फिल्म है आपने जिसको देखा है, अच्छा लड़का है वो, उत्तराखंड का है, हिंदी बहुत बढ़िया है, डाउन टू अर्थ है। तो वो कैरेक्टर मेरे पास आता है और वो छोटा सा एक सिपाही जैसी चीज़ है, और वो अपनी तरफ से एक्सप्लोर करने की, इन्वेस्टिगेट करने की कर रहा है, एक गुमी हुई लड़की को खोजने की कोशिश में। तो मुझसे आके वो मोबाइल का डाटा मांगता है कि जो भी फ़ोन वगैरह हुए हैं, तो मैं उसको बस टाल देता हूँ कि तुम लिखित में ऑर्डर लेके आए हो क्या। तो वो बोलता है कि वो तो नहीं है, तो फिर उसको भगा देता है। वो भगाने के बाद वो जाता है, तो मेरा एक सीनियर ऑफिसर है जो थोड़ा खाटी है, ब्रिजेंद्र काला जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है, उनके पास जाके वो बोलता है कि मेरे को तो भगा दिया साहब ने। तो ब्रिजेंद्र काला जी को जब पता चलता है कि ये निकम्मा काहिल किस्म का ऑफिसर है, तो वो मेरे को धमकाने के लिए आते हैं। तो धमकाने का अंदाज उनका जो बहुत दिलचस्प सा है, आके मुझसे पूछते हैं क्यों पाठक, बहुत खाल चल रही है, मोटे हो गए बहुत। मैं बताऊं तुम क्या कर रहे थे वहां? कोटा के साइबर, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो कैरेक्टर पूछना, हाँ हाँ सर क्या? कोटा के साइबर सेल में ब्लू फिल्म देखते हुए ये ऑफिस के। तो ये कैरेक्टर, अरे अरे साहब प्लीज, ये क्या कर रहे हैं? मैं करता हूँ ना, मैं बताता हूँ। और फिर वो टर्न हो जाता है पॉजिटिव, और कैरेक्टर को लेके जाता है, और वह जो क्लर्क रहती है उससे बोलता है भाई इनको सब कर दो। तो वो जो एक बहुत ही ओरिजिनल जो चीजें होती है एक्चुअल डे टू डे लाइफ में, इसमें फिक्शन का इस्तेमाल बहुत कम है। ऐसा लगता है कि सारी चीजें बहुत रियल सामने हुई है, रियलिस्टिक। आज के दौर में रियलिस्टिक फिल्म ही पसंद की जा रही है। ये तो बच्चे कर रहे हैं, फिक्शन बच्चे कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की चॉइस और फूड जो है वो रियलिस्टिक है। एक बात है, अपने समय में जो समानांतर सिनेमा चलता था, श्याम बेनेगल साहब का, गोविंद निहलानी जी का,
फिर बाद में मीरा नायर जी आई थी, और तो ये इसकी एक समानांतर सिनेमा बोलते थे, जिसको आर्ट फिल्म कला सिनेमा बोला करते थे, फिर उसको कंटेम्प्रेरी बोल दिया था, फिर ये लाइन ब्लर होने लगी थी। अब चैनल्स, ओटीटी और इन सब के आने से एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है, तो हर तरह के लोगों कंटेंट के लिए दर्शक मिल रहे हैं। और अब वो जो बहुत ही खाटी, बहुत ही जो ड्रामेटिक किस्म की फिल्में हुआ करती थी, उनसे हट के लोग रियलिस्टिक चीजों को पसंद कर रहे हैं, जो परिवार और कुंभ मेले में घूमना, ये सारी चीजों से हट है। हाँ, हालांकि कुछ उसके भी पक्षधर हैं। साउथ की फिल्में, और साउथ में अभी भी आप जाएं तो मैटनी शो में लोग लाइन लगा के जाते हैं, और वो अपने जीवन के जो रोजमर्रा के तनाव हैं उनसे हटके एकदम इल्यूजन, काल्पनिकता और संभ्रम की दुनिया में जाना चाहते हैं। उसका एक अलग दर्शक वर्ग है। अभी शाहरुख खान साहब को जो अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, तो जिस जवान फिल्म के लिए मिला है, अब आप उस जवान को देख लो तो वो फुल मसाला फिल्म है, पर उसका अपना एक अलग मजा है। आपकी फिल्म को अभी के जो नेशनल अवार्ड है उसमें क्या मिला है? तो ये नेशनल अवार्ड में जो बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उसके अलावा जो भारत की प्रतिनिधि भाषाएं, मेरा ख्याल है 22, उन 22 भाषाओं में बनी हुई जो फिल्में होती हैं, प्रतिनिधि फिल्में, हर भाषा की एक, उनको उस भाषा की बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिलता है। तो इसको हिंदी की बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। जी, ये जबलपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि 7 कलाकार, मतलब सूरज के सातों घोड़े जो हैं वो अवार्ड टेस्ट ले आए। लोग जो थिएटर करते हैं वो बहुत ही जिसको बोलते हैं चूल्हे पे बनने वाली खिचड़ी जैसा होता है, और मेहनत, समय, श्रम और साधना थिएटर में लगती है। फिल्म कंपैरेटिवली हम लोगों के लिए बहुत आसान काम होता है। क्या कह रहे हैं आप? ये आप मिथक तोड़ रहे हैं लोगों का, भ्रम तोड़ रहे हैं, मिथक कह दिया, सॉरी जी। आप भ्रम तोड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट उसमें सफल नहीं होता। अभी इंडस्ट्री की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मुंबई में हमारे यहाँ के रंगमंडल के, विजय रंगमंडल के बहुत सारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। जैसे ही किसी फिल्म यूनिट को पता चलता है कि ये जो सिलेक्ट हुए लोग हैं कास्टिंग कंपनी से आए हुए, वो थिएटर से हैं, तो एटीट्यूड, बातचीत करने का तरीका और बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है। जो थिएटर से आए हुए लोग रहते हैं उनकी आज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में और ओटीटी में बहुत ज्यादा कद्र है, क्योंकि उनके साथ काम नहीं करना पड़ता और वो तुरंत स्विच कर लेते हैं। जबलपुर के ऐसे कितने लोग होंगे जो संघर्ष कर रहे हैं या जम चुके हैं वहाँ, अंदाजा? मेरा ख्याल है 200-300 लोग तो मैं शायद पर्सनली जानता हूँ। यदि बोलना चालू करूँ तो इतने नाम मैं बता सकता हूँ जो वहाँ पे सम्मानजनक तरीके से रोजी रोटी कमा रहे हैं। जी हाँ, मुंबई में जैसे नानू जी हैं अपने, बहुत सारे लोग हैं। शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी। हाँ, अब दिव्येंदु गांगुली जी के समय से आए थे जो हमारे आदरणीय फूफा जी थे, राजेंद्र दुबे जी, उनको वहाँ से कॉल आया था, और काफ़ी सारी एक लंबी लिस्ट है। गंगाचरण वहाँ पे हैं, मिश्रा जी, जी आलोक चटर्जी को तो खैर उनकी जिद थी कि उनको जाना नहीं था, मगर फिर उन्होंने भी कुछ कई फिल्मों में काम किया है। लगातार में ये चीजें चलती रही हैं, और अभी जाके बहुत सारे लोग वहां सेट हो गए और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग अभिशप्त हैं, कलाकार लोग, क्योंकि ये हमेशा ये पूछा जाता है कि आप थिएटर करते हैं तो आप करते क्या है। अच्छा। और मराठी थिएटर में जैसे जो कलाकार रहता है वो अच्छा नाम दाम काम सब कुछ कमाता है, पैसे भी कमाता है, गाड़ी घोड़ा भी मेंटेन कर लेता है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीता है। हमारी हिंदी पट्टी में कोई थिएटर करके केवल ये कर सकता है ऐसा स्वीकार ही नहीं किया जाता, और बोल बोल के इतना बायस्ड कर दिया जाता है कि वो खुद भी अपने संघर्ष के दिनों में उसका आत्मविश्वास की चूल्हे हिल जाती हैं, तो वो किसी दुकान पे काम करने लगता है, कहीं मोहर्र हो जाता है, कहीं क्लर्क हो जाता है, किसी स्कूल में पढ़ाने लगता है, इस कॉन्फिडेंस में कि, इस अंडर कॉन्फिडेंस में कि ये मैं करता रहूं तो शायद मुझे थिएटर करने मिलता रहे। मगर फिर वो जो दुनियादारी की भागदौड़ होती है वो इस बुरी तरीके से साइक्लोन बना के खींचती है कि लोगों का आर्ट का जो काम है वो खत्म होता चला जाता है। आपने तो थिएटर के लिए अपना जॉब भी छोड़ा एक तरह से, व्यवसाय में आए आप, मतलब कि आप फ्री रहना चाहते थे, जॉब में नहीं गए आप, परमानेंट जॉब? जी, मैंने परमानेंट जॉब कभी नहीं किया। कभी नहीं किया।
बिजनेस किया, फिर कोचिंग में अपनी जी। श्रीमती जी के साथ आप मुझे हमेशा लगता था जीवन के इस दौर में कि ये जो दायित्व तो परिवार ने या समाज ने मुझे दिया है, इसको जितनी जल्दी हो सके संपन्न कर लूं, और उसके बाद मुझे इस बात के लिए अभयदान मिल जाए कि ठीक है, अब तुमको जो करना कर लो। मतलब डबल जिम्मेदारी होती है। बिंदास बिहारी लड़कों जैसे भाग के स्थापित होने की बात नहीं होती। हमको एक पैर खींचना है हमारा वापस अपना घर भी। गृह संस्कारों की बात होती है। हाँ। यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सब तज के चले गए वहां पे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो तय कर लेते हैं। वो दुनिया बहुत प्रेम गलियती सांकरी या मैं दो न समाही जैसी बात रहती है। उनने सब कुछ को छोड़ दिया, वो वहां चले गए। और वो जो दुनिया है, उनके जो नैतिक मूल्य हैं, उनके जो मोरालिटी की डेफिनेशन है, आप मुंबई की बात करें सीधे सीधे, तो बिल्कुल अलग ही है। हम लोगों के जो मध्यम वर्गीय संस्कार हैं, उनके साथ उनका कोई मेल ही नहीं है। नहीं होता। अमिताभ बच्चन ने एक बार बताया था कि हरिवंश राय बच्चन जी से उन्होंने ये शिकायत की थी कि इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, इसमें ये होता है, वो होता है, तमाम सारी बातें। तो हरिवंश जी ने कहा था कि आप जैसे हो, आपको वैसे लोग मिलेंगे। आप अपनी विधा को और विधा के लोगों को गाली मत दीजिए, कोसिए मत। आप अपना रास्ता ठीक करिए, आपको आपके मुताबिक लोग मिलते चले जाएंगे। आपने तो मेरा फ्रस्ट्रेशन भी रोक दिया, क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों को टारगेट करता हूँ। मैं स्वीकारता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को टारगेट करता हूँ जबलपुर के अंदर जी। और मैं नहीं चाहता कि इस तरह का ये इसको ड्रामेटिक लिटरेचर को ड्रामेटिक बना दिया है यहाँ पर। तो मैं उससे चिढ़ता हूँ। तो अब आपने मुझे ये बताया हरवंश जी के रेफरेंस के साथ में, तो आज का इंटरव्यू मेरे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हैं तो आपका ये स्वीकारना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बट एक बात मैं कहता हूं कि आपकी रुचि और अभिरुचि के अनुसार अपने पैशन को यदि आप प्रोफेशन बना लेते हैं तो जीवन में अनुनाद होता है, और फिर वो जो निकल के आता है वो अद्भुत होता है। दुनिया के जो मानक हैं सफलता के और सुख के, वो अपनी जगह हैं। आपके अपने मानक होते हैं, उसमें आप जब आनंदित होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी पा रहे हैं। आपको गांधी याद होगी ना? हाँ। गांधी में ओमपुरी को पहली बार देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं पहचानता भी नहीं था, कोई नहीं पहचान पाता। फिर वो 10 सेकंड या 15 सेकंड का रोल था। मुझे वही सीन याद आता जब भी मैं गांधी बोलता हूं तो। वो बहुत असरदार सीन था जी। राजपूत जी, आपने भी महसूस किया होगा वो। बेशक बिल्कुल। तो वो एकदम उतरता है दिल में। ऐसा कोई सीन आपके इसमें आपने कभी करने की कोशिश की तो हमेशा होगी, सफलता मिली क्या? हमारे अनुसार सफलता मिलना क्या है ये अलग है, दर्शकों को ये समझ में आना चाहिए। तो नाटकों में मेरे को ये अनुभव बहुत बार मिला है। बहुत बार मिला है। मतलब मैंने मंच से नीचे उतरने के बाद लोगों को रोते भी देखा है, और मुझको ये बोलते हुए सुना है कि इस तरीके के कैरेक्टर मत किया करो। इतना क्रूर, इतना विभत्स, इतना गंदा कैरेक्टर, मतलब मेरे ऊपर मेरा कैरेक्टर हावी हो जाता था। लोग बोलने लगते थे कि ये तुम कैरेक्टर क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसकी नकारात्मकता इतनी ज्यादा जीवंत हो जाती थी कि लोगों को उससे घृणा हो जाती थी। ये चीजें मैंने अनुभव की और करता हूं। मैंने साले आशिक, एक हीर ज़ारा टू पौंडीचेरी, लेटर्स टू मिस्टर खन्ना, ये फिल्में की हैं। इनमें से कुछ आने की है, अभी इंतजार चल रहा है। कुछ एक और वेब सीरीज की थी अक्कड़ बक्कड़ रघु चक्कर, वो प्राइम पे या अमेजन पे कहीं तो भी आई थी। मंदिरा बेदी जी के हस्बैंड राज कौशल साहब, उनने उसको डायरेक्ट किया था। ये जबलपुर में उसकी शूटिंग हुई थी। उसमें बैंक मैनेजर का मेरा एक किरदार था। अच्छा सीन था। जबलपुर की छोटी मोटी फिल्में तो बहुत की होंगी, लड़कों ने जो बनाई है आपने। वो याद ही नहीं है, वैसे तो बहुत काम करते रहते हैं। जैसा कि अभी आशु भैया ने कहा कि जब आप अपने प्रोफेशन को, मतलब अपनी हॉबी को जब अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, पैशन को प्रोफेशन बना लेते हैं, तो आपको वो काम नहीं लगता है। जैसे अगर एक छोटा बच्चा कहीं बाहर खेल कर आ रहा है, गंदा हो गया, वापस आता है तो मम्मी बोलती क्या करके आ रहे हो? बोलता खेल कर आ रहे हैं। खेल करने का काम करके आ रहे हैं, ये नहीं बोलता है। तो व्हेन यू एंजॉय योर प्रोफेशन तो आपको बोरियत नहीं होती है।
वही चीज हर पेशे में, सिर्फ थिएटर में ही नहीं, हर पेशे में लागू होती है। मुझे लगता है कि आप जब उसको एंजॉय करने लगते हो तो फिर वहां दुख तकलीफ, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये फिर उस चीज को बड़ी गौर हो जाती है, इसके अंदर ही हो जाती है। बहुत बढ़िया। और ये कला के क्षेत्र में ये मुझे लगता है कि ये आवश्यक भी है, न सिर्फ सफलता के लिए बल्कि एक आत्मसंतुष्टि के लिए। ये बहुत अंदर से कहीं एक ठंडक देती है। जैसे मुझे भी लगता है कि ठीक है, हाथ की खराब है ना भाई, जबान तो चल रही है ना, उससे तो हो सकता है, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। इतना सा अपने काम की ईमानदारी वाला मामला है। पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते तो उम्मीद करते हैं कि अगले दिन उनका शो होने लगे। जो अभी पेरेंट हैं, जिनका बच्चा यदि 5, 6, 7 साल का है, उन पेरेंट की जो आयु है वो 30 से 40 वर्ष की रहती है। ये 30 से 40 साल के जो लोग हैं, ये आप यदि निकालेंगे तो ये 85 में पैदा हुए हैं, 85, 86 में। और जब इन्होंने होश संभाला 91, 92 में, उस समय जी टीवी जैसे केबल टीवी आ चुके थे और हमारी सोसाइटी उतनी बड़ी नहीं थी। हम लोग शानदार कॉलोनियों के पॉश घरों में शिफ्ट होना शुरू हुआ था। पूरे भारत के परिदृश्य में हम लोग खाटी पुराने मोहल्ले में जो बल्दीकोरी की दफाई, बिलौनीगंज, आचरेकर का बाड़ा, दीक्षितपुरा, उपरैनगंज, साहू मोहल्ला, इन जगहों से हम लोग निकल के आ रहे थे। तो ये ट्रांजिशन वाली एक पीढ़ी थी। इसने चीजों को बदलते देखा, इसने दूरदर्शन के जमाने से केबल टीवी को आते देखा, इसने वो जो सारे गामा और टैलेंट हंट शोज उसमें वो बनते बदलते देखा। मगर इनकी जो सांस्कृतिक ट्रांजिशन था, हस्तांतरण, ये उस दौर में थे। तो इनके अंदर बहुत सारी चीजें कुंठित रह गई जो डेवलप नहीं हो पाई। अब जब ये अपने पैरों पे खड़े हुए तो इन्होंने एक ही ड्राइंग रूम को रात में बेडरूम बदल के रातों को मेहमानों को अतिथि के रूप में, जिनके आने की कोई तिथि ना हो, वो अतिथि उनको देखा और घर का चूल्हा जो बंद हो गया, वो माता जी बिना किसी तनाव के उठती थी और फिर से खाना बनाती थी और मेहमान खाते थे और जमीन पे बिस्तर लग जाते थे। उस कल्चर से हर एक के लिए अलग रूम और अलग टॉयलेट वाली दुनिया को बदलते देखा। तो इन्होंने उस ट्रांजिशन के बाद अपने बच्चों को जब ये लेके आए, मतलब इनकी दुनिया में जब इनका फैमिली एक्सपांड हुआ, इन्होंने जो अमीरी के, स्वतंत्रता के, समृद्धि के मानदंड देखे थे, अपने हिस्से की पूरी कुंठाइन बच्चों में पेल दी, इस रूप में कि उनको खूब पैम्पर किया और जो खुद के लिए चाहता वो उनके लिए उसमें चाह रहे हैं। तो वो बच्चा क्या चाह रहा है उससे ज्यादा प्रधान हो गया कि इनकी ये जो अपेक्षाएं वो पूरी हो। अपन ओरिया की बात करते हैं, वो कोरिया की बात करते हैं, कोरिया की बात करते हैं अपने जी। बेशक ये तो परिवर्तन तो अपन ने बहुत करीब से देखा है। तो मैं आपको जो बात कह रहा था कि ये जो जनरेशन है, ये अपने बच्चे को वो सारी उपलब्धियां हासिल करते हुए देखना चाहती जिनसे ये वंचित रह गए थे। तो ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चों को रोबोट बना दे रहे हैं? बहुत लंबे चौड़े आलेख आ रहे हैं इसमें, बहुत सारी बातें हो रही है इसमें, और एक बहुत पैरेलली बाजार खड़ा हो गया गिरीश जी इसके लिए, जो तरह तरह के अवार्ड फंक्शन करता है, जो इनसे अच्छी मोटी फीस लेता है और इनको खूब बड़ी बड़ी महंगी महंगी ट्रॉफी दे देता है। तो सबके तो सब लोग आनंद में है। और इसका ये जो लोगों की जो चाहत है, बहुत ज्यादा ग्रीड है रिकॉग्निशन की, इसको करने के लिए तरह तरह के मंच हो गए हैं और बाजार आ गया, इतने चैनल हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, सारे तरफ ये होता रहता है कि आप वो आते हैं कि आपके टैलेंट हंट प्रोग्राम, और जो भी बच्चा उसमें करता है सब सिलेक्ट हो जाते हैं। और पहले राउंड के लिए उसको कहां बुलाएंगे? आपको उत्तराखंड आना है, आपको बंगाल आना है, आपको यहाँ भागता दौड़ता लड़का जाता है और वहां सिलेक्ट होता है, और उसके बाद बोलते नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको 20,000 रुपए चाहिए। तो ये स्टिमुलेट करते हैं, आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनको बढ़ाते हैं। इसमें बाजार ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि बच्चों को सिल्वर स्क्रीन पे देखने की या ओटीटी की स्क्रीन पे देखने की इच्छाएं वो उन लोगों ने पैदा की, उस वासना को इन्होंने भड़काया और जागृत किया लोगों को। मतलब ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, शो ये का एक पार्ट है। तमाम सारी चीजें जो बोली जाती हैं, आप ये जानते हैं कि जितनी भी असेंशियल चीजें होती, रोटी मकान जैसी चीजें, उनके लिए आपको कोई 0% में बिना गारंटी के लोन नहीं देता, पर आपको मोबाइल, कार, एसेसरी, महंगे महंगे गैजेट्स, उसके लिए 0% में फाइनेंस की पूरी दुकानें लगी रहती हैं। क्योंकि ये चीजें जो है वो 20 रुपए की बनती है और 100 रुपए की बिकती हैं। उसमें मार्जिन इतना तगड़ा रहता है क्योंकि उसमें जितना रहता है उससे 4 गुना ज्यादा मार्केटिंग का खर्च रहता है। उस मार्केटिंग में ये हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं, जो वांट, डिजायर,
वांट, एनवी, फियर एंड सेक्स, इन 4 चीजों को स्टिमुलेट करके सामान बेचा जाता है। तो वो ये सारी चीजों को ट्रिगर करते हैं और बेचते हैं। तो लोगों की जो एस्पिरेशन है, बच्चों के लिए आकांक्षा है, उसको बढ़ा दी। इसलिए हर बच्चे को वो एहसास दिला देते कि तुम चाहो तो तुम भी टीवी पे आ सकते हो, रातों रात स्टार बन सकते हो। इतने टैलेंट शो, इतने सब कुछ हो रहे, कहां गए सब लोग? आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टिप्स देते ही होंगे जी। उसका क्या असर होता है? देखिए, आप पानी डाल रहे हैं और मटके रखे हुए हैं, तो जो मटके सीधी मुद्रा में रखे हुए हैं और उनका ओरिफिस, मतलब जो कगार है, मुंह है, वो बिल्कुल ओपन है, उसमें मैक्सिमम पानी जाएगा। और साइंस के सिद्धांत के हिसाब से यदि कोई मटका थोड़ा सा तिरछा हो गया तो ओरिफिस उसकी कम हो जाएगी, थोड़ा कम जाएगा। और कोई औंधा हो गया तो कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। अब मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर हम डंडा कोच कोच के मटके को सीधा करने की कोशिश करते जरूर है। अब कुछ मटके इतने भारी होते हैं नहीं हो पाते, टूटने का भी डर है ना। टूटने का भी डर रहता। एआई को कुछ दिनों में ये भी आएगा कि हम एआई को पूरे कमांड देंगे जी, और एआई एक फीचर फिल्म बना के खड़ी हो जाएगी जी। आपको 1 घंटे या 15 मिनट में पूरी फिल्म बना के दे देगी। जी। मौलिकता समाप्त होती जा रही आज के दौर में। जी। आप मौलिकता को इस चुनौती में कैसे जीवंत रखना चाहते हैं और कैसे रख पाएंगे? आप टीचर आपको मैं बता रहा हूं, हमारे दादाजी बोलते थे धौरे पे कारो, मतलब धवल पे काला एकदम उभर के दिखता है, कंट्रास्ट की बात करते थे। इस एआई ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, मतलब थैंक्स टू एआई इसने मौलिकता की और ऑर्गेनिक क्रिएशन की कीमत बढ़ा दी है। ओके, आप उस नजरिए से सोचते हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं जी, आप अपना प्रश्न करिए, फिर मैं बताता हूं क्या हुआ। आप कंटिन्यू कीजिए। एक एप्लीकेशन है बहुत बड़ा मुंबई का, भगवत गीता फॉर ऑल, काफी महंगा सब्सक्रिप्शन है और बड़े खूबसूरत दामी किताब है जो दी जाती है, हजारों का सब्सक्रिप्शन है, बहुत बढ़िया काम है। उस किताब को जब हम खोलते हैं तो सुचिक्कन पन्नों पे बहुत सुंदर चित्र है और उसमें श्लोक हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में लिखे हुए, बाजू में क्यूआर कोड है। उस क्यूआर कोड को जब हम स्कैन करते हैं उसमें एक वीडियो खुलता है, उसमें इस श्लोक के अर्थ, एक्सप्लेनेशन होता है, संदर्भ होता है। और इसका व्यावहारिक जीवन में, मतलब मेरी डे टू डे लाइफ में, मैं स्कूटर चला रहा हूं, मैं कार चला रहा हूं, कार कहीं खराब हो गई है, गीता का ये श्लोक उसमें कैसे काम आ जाएगा, उसके इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया उसमें। इस्कॉन के एक सज्जन है वरिष्ठ, वो उन इंटरप्रिटेशंस को अपने दर्शन के हिसाब से लिखते हैं, मगर उनकी जो भाषा है वो इंग्लिश है, तो वो एक बहुत ही लिटरेरी और पोएटिक इंग्लिश में वो उसके वर्जन को लिख देते हैं। अब उसे जब हिंदी में करना रहता है तो उसमें क्या है गिरीश जी की कृष्ण आते हैं एनिमेटेड, और कृष्ण आके वो संवाद बोलते हैं और उनकी बातचीत करने का तरीका ऐसे होता है कि उन ऐप बनाने वालों की अपेक्षा यह है कि जो कार्ट पुलर है, ठेले वाला, या कोई साधारण दुकान पे बैठा हुआ कोई दुकानदार है जो खाली समय में बैठा हुआ उसको देख रहा है, तो वो इतनी भयानक साहित्यिक ना हो कि उसके ऊपर से निकल जाए, वो उसको समझ में आ जाए, बोलचाल की भाषा में होना चाहिए, मगर स्वरहीन भी नहीं होना चाहिए, और जहां तक हो सके उसमें फारसी अरबी के शब्द कम से कम और हिंदी ज्यादा से ज्यादा हो। मैं बताऊं, उनने मुंबई में मेरा नाटक देखा। मुंबई की एक संस्था यहाँ पर नाटक करने आई थी। उनका नाटक देखने के बाद, कुछ तो भी बहुत सुंदर प्रदर्शन था उनका, उसके देखने के बाद दूसरे दिन डायरेक्टर स्टॉक में मेरी बात हुई, तो मैंने उस सब्जेक्ट और कथ्य को लेके, करना तो उनका नाटक था, रतन ध्यान के शिष्य थे कुलविंदर बख्शी सिंह, तो मैंने क्राफ्ट और नाटक को लेके कुछ बातें की, तो वो लड़के को कुछ लगा, वो मेरे पास आया, बोले आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप कैसे क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा उसी समय आदरणीय अंजलि दुबे जी के कहने पे मैं लिटिल वर्ल्ड स्कूल में कर्ण नाटक तैयार करवा रहा था, 1 घंटे 10 मिनट का। उसमें उस कर्ण के उस पक्ष को देखा मैंने कि बच्चों को ये चीजें आसानी से समझ में आ जाए, तो मैंने बहुत सुंदर नाटक वो तैयार किया था। संतोष जी हमारे साथ थे उसमें, विवेक पांडे जी थे, हम लोगों की टीम ने मिलकर वो नाटक लिखा था, उसकी स्क्रिप्टिंग पूरी की थी, रिकॉर्डिंग की थी, तो मैंने उसके स्क्रिप्ट की कुछ अंश देखा, उसने कहा था स्क्रिप्ट मुझे दे दीजिए, तो बिंदास भाव से मैंने उसको दे दी थी। तो उसको देखने के बाद मुंबई से मेरे पास फोन आया था कि हम लोग इस सीरीज का एक दूसरा नाटक करने वाले हैं जिसका नाम है माधव।
आपको ये सजेशन देने आ जाएंगे? मैंने कहा आ जाएंगे। 4 दिन बाद फोन आया कि आप इसे लिख दीजिए। तो मैंने कहा ठीक। ये मेरे लिए नया अनुभव था। कर्ण लिखने के बाद मैंने माधव लिखना शुरू किया। फिर माधव हमने लिखा और मैंने बहुत शोध किया और बहुत विस्तार से नाटक लिखा। जी। तो वो 6 अक्टूबर को उसका प्रीमियर हुआ मुंबई में। मुझे उन्होंने ससम्मान बुलाया। उसमें रंगमंच के और फिल्मों के कई नामी गिरामी लोग थे। स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिला। और वहां से जब बोला गया विवेक रंगमंडल जबलपुर के आशुतोष द्विवेदी, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अपने नाम के लिए नहीं, जबलपुर के लिए। वहां अपने यहाँ के भी बहुत सारे बच्चे थे। हाँ, बड़ा एक गर्व का क्षण था। 2 शो थे, दोनों हाउसफुल गए थे। बैठने जगह नहीं थी, कुछ लोगों को वापस लौटना पड़ा था। उस शो के उसके फिर काफी सारे शो हुए। फिर महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा में उसको ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया। उस नाटक को 7 अवार्ड मिले बेस्ट के। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट लाइट, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट स्क्रिप्ट। तो मेरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी लेखक का अवार्ड मिला, जो अक्टूबर में होने वाला है। इसने लेखन की तरफ मुझे प्रवृत्त किया। और उस लेखन के समय में, उस लेखन के बाद जब ये नाटक हुआ था, तब वहां पे इस एप्लीकेशन को बनाने वाले कुछ जिम्मेदार लोग उस नाटक को देखने आए थे कि मामला क्या है। उसके बाद उन्होंने 1-1.5 महीने तक मेरा नंबर खोजा। मुझे मुंबई से कॉल आया कि हम आपको इसके लिए ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, हम इसको राइटर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा मामला क्या है? तो बोले इसका हिंदी अनुवाद आप करें। अच्छा। और उस इंग्लिश स्क्रिप्ट को आपको कॉलेक्चुअल यानी बोलचाल की भाषा में कन्वर्ट करना है। तो लंबी डिस्कशन चले। उन्होंने एक फॉर्मेट मुझे दिया और बोले आपको इसका पूरा अनुवाद करना। मैंने अनुवाद करके भेजे, गायब हो गए, वो नहीं आए। डिप्रेशन तो होता है कि कितना बड़ा अच्छा मंच मिल रहा था। जब मेरे को ये अवार्ड डिक्लेयर हो गया, उसके बाद उन्होंने दोबारा कॉल किया मुझको। बोलने लगे कि सर एक छोटा सा काम था, वो हमने हिंदी अनुवाद करा लिया। तो मैंने बहुत अच्छी बात है, मगर सर आप उसको एक रिव्यू कर देंगे? अच्छा। मतलब आप देख भर लीजिए और कुछ टिकली बिंदी जिसको बोलते हैं अरुण पांडे जी की भाषा में, वो कर दीजिए आप उसमें। अब उस समय यदि वो मुझे 10 रुपए देने वाले थे, तो उन्होंने बोला 2 रुपए देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, काम का मैं कर लूंगा। फिर उन्होंने बताया कि ट्रांसलेशन उन्होंने एआई से कर दिया है। अच्छा। अब आप बताइए, एआई ने रिप्लेस कर दिया ह्यूमन को। मैं कपड़े फाड़ूं, छाती पीटूं? मैंने कहा ओके। जब उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी तो मैंने माथा पीट लिया, क्योंकि वो जो मशीन है वो इमोशन कहां से लाएगी? इमोशन नहीं ला सकती। और उन लोगों ने 10 बार सिर पटक के देख लिया था, उनसे नहीं बन पा रहा था। तो मेरे से बोला कि आप ये कर लीजिए और इसमें कुछ दृष्टांत आप अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए। फिर हमारा एक लंबा डिस्कशन चला और मैंने उनको 8, 10, 15 श्लोक दिए। तो उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा। तब मैंने उनको ये बताया कि ये जो मामला है ये फिर से लिखने का है पूरा। ओके। और ये एआई बोले वो नहीं कर सकती। उनने अच्छी खासी एआई टीम लगा के रखी थी। फिर वो पूरा मामला मेरे पास आया। सारे जो हम लोगों के बैठने उठने के तरीके थे, आप जुड़े हैं पूरी तरह से जी। इसमें वॉइस ओवर भी आपका है? नहीं, वॉइस ओवर में नहीं। मैं मूल बात ये बता रहा हूँ कि एआई जो है उसकी लिमिट ने हम जैसे लोगों की जो क्या कहना चाहिए महत्ता वो बढ़ा दी। तो वो जो न्यूरॉन्स एआई के पास थोड़ी है, न्यूरॉन्स तो आपके पास है ना। एक बात मैं बोल रहा हूँ, वो न्यूरॉन्स एआई के पास आज नहीं तो कल आ जाएंगे। जिस तरह से जिस दिन उसके पास वो न्यूरॉन्स आएंगे, हमारे पास उससे तगड़े न्यूरॉन आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मानसिकता है उसका भी विकास हो रहा है। तो आप पूरी तरह से पॉजिटिव हैं कि एआई का मुकाबला ह्यूमन बीइंग कर सकता है? ना, कोई मुकाबला ही नहीं है। एआई तो हमारे सपोर्ट के लिए है। एआई इज अ टूल, इट इज फॉर ह्यूमन। ह्यूमन आर नॉट फॉर एआई। आप कितने भी इनोवेशन हुए, ये भ्रम तोड़ना चाहिए लोगों को कि हम एआई के डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। थोड़ा सा पन्ना पलट के देख लेना चाहिए। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इतिहास उठा के देखिए। जब किताबें छप के आई थी ना, तो पूरी दुनिया में क्रांति हो गई थी कि ये लोगों को बिगाड़ देगी। अच्छा जी। छपाई बंद कर देना चाहिए, प्रेस खानों को आग लगा देने, प्रेस को आग लगा देनी चाहिए, छापा खानों को बंद कर देना चाहिए। क्यों भला? क्योंकि इससे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे लोगों को। कोई भी किताब छपवाएगा और कोई भी बांट देगा, तो हाउ विल यू कंट्रोल? जैसे अभी बोल रहे हैं ना कि कोई भी कुछ भी कंटेंट देख लेता है, बुक्स भी तो कोई भी कुछ भी कहीं भी पढ़ सकता है। पर उन लोग बोलते थे कि ये ईश्वर विरोधी है। जो सत्ता धार्मिक प्रतिष्ठानों ने अपने पास रखी हुई थी
वो यदि जन जन करने लगेंगे तो रैदास और कबीर और ये तमाम सारे लोगों की बातें फैलने लगेंगी, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो विरोध हुआ था एआई से कहीं ज्यादा हुआ था। बट क्या हुआ, उससे तो विकास ही हुआ ना। एआई भी जो है इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू सपोर्ट। एक बात मैं बोल रहा हूँ गिरीश जी, ये ना ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर रही है, ये ह्यूमन को शिफ्ट कर रही है ज्यादा मोर प्रोडक्टिव चीजों के लिए। ओके ओके